हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने अब तक क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग कैसे काम करता है, सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग कैसे काम करता है। एरेज देखा था। एरेज के बाद हमने देखा वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे यूजिंग हम लोगों ने स्ट्रिंग का कैसे इस्तेमाल करते हैं हमने ये देखा। फिर हमने स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस देखे जो कि इनबिल्ट फंक्शंस थे, और उन फंक्शंस का यूज़ करके हम कैसे हमारे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमने देखा था। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, तो आज हम जानेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं कि जब भी हम कोई सी लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अगर वो प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम है, तो हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। और उस छोटे छोटे ब्लॉक्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा प्रोग्राम आसान हो जाता है। अब ये जो छोटे छोटे ब्लॉक है, इन्हीं को हम फंक्शंस कहते हैं। ठीक है। अब फंक्शंस के अंदर कई सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखे जाते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं, ये स्टेटमेंट्स कहाँ से शुरू हुए और कहाँ ख़त्म हुए, तो इंडिकेट कैसे होता है ये, तो करली ब्रैकेट से इंडिकेट होता है कि कहाँ से शुरू हुआ है ये फंक्शन हमारा और कहाँ ख़त्म हुआ है। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड इंडिकेट करने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था, तीन तरीके के पैरेंथेसिस हमने देखे थे। राउंड पैरेंथेसिस, स्क्वायर पैरेंथेसिस और कर्ली पैरेंथेसिस। ठीक है। तो ये कहाँ यूज़ होते हैं, तो ये फंक्शंस में यूज़ होते हैं। राउंड पैरेंथेसिस। स्क्वायर पैरेंथेसिस कहाँ यूज़ होते हैं, एरे के अंदर। जब हम एरे का यूज़ करते हैं तब स्क्वायर पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। और ये जो कर्ली पैरेंथेसिस है, ये कहाँ यूज़ होते हैं, तो ये यूज़ होते हैं टू इंडिकेट ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करने के लिए ये कर्ली पैरेंथेसिस यूज़ होते हैं। ठीक है। तो अगर एक प्रोग्राम है हमारा, जब हम उसे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो उस प्रोग्राम को, एक ही प्रोग्राम को हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में अगर डिवाइड करते हैं तो उस प्रोग्राम को रीड करना बहुत आसान हो जाता है। और मान लीजिए कि उसको हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है उस प्रोग्राम में, तो मॉडिफिकेशन करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये किस सेक्शन में हमें मॉडिफिकेशन करना है। तो ये हमारे हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना। फंक्शंस बनाने के लिए हम जो कोड लिखते हैं उसको, जब हम फंक्शन लिखते हैं तो वो कोड जो हम लिखते हैं उसे मैनेज करना भी आसान हो जाता है। अगर हमारे प्रोग्राम में कहीं एरर आता है तो हम उस एरर का आसानी से पता लगा सकते हैं और उसे तुरंत ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, हमें पता है कि किस सेक्शन में एरर है, किस ब्लॉक में एरर है, ये हमें पता चल जाएगा और उसी ब्लॉक पे हम फोकस करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते, पूरा एक जो हमारा प्रोग्राम है वो एक ही फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे, तो क्या होगा कि हमें वो कोड रीड करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। एरर आ कहीं एरर आ गया हमें, तो हमें वो एरर डिटेक्शन के लिए भी हमें मशक्क़त करनी पड़ती है, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन अगर वही चीज़ हम फंक्शंस का यूज़ करते हुए करेंगे तो हमें पता होगा कि क्या होगा, कि ये फंक्शंस
जो है इस फंक्शन में एरर है, इस ब्लॉक में एरर है, तो हम पर्टिकुलरली उसी ब्लॉक को, उसी फंक्शंस को हम फोकस करेंगे और वहाँ से हम हमारा एरर ठीक कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले कोई प्रोग्राम बनाए हैं, तो हमने उसमें मेन नाम का एक फंक्शन का यूज़ किया है। ठीक है। हमारे प्रोग्राम में, सी के प्रोग्राम में मिनिमम कम से कम एक फंक्शन तो होता ही है, और वो एक जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन है। ठीक है। हमारे सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन के साथ ही स्टार्ट होता है। आप मेन फंक्शन जहाँ लिखेंगे वहीं से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है। हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, कई फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होगा? तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से ही। अब फंक्शन की हमें ज़रूरत क्यों है? ठीक है। तो जब भी हम कोई सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम एक कोड को बार बार उसको यूज़ करना चाहते हैं, एक ही कोड को हमें बार बार उसे यूज़ करना है। ठीक है। तो अगर हम फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होगा? जो हम कोड बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे क्या करना पड़ेगा? हमें रिपीटेडली लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम उस कोड को रिपीटेडली लिखते हैं, अगर जो भी प्रोग्रामर है या जो भी कोडर है वो उस कोड को रिपीटेडली लिखता है, तो क्या होता है कि उस कोड में एरर आने की संभावना बढ़ सकती है। ठीक है। और क्या होता है कि अगर हम एक ही कोड को, मतलब उसी कोड को बार बार लिखेंगे तो हमारी प्रोग्राम का साइज़ जो है वो भी बढ़ता जाएगा। प्रोग्राम क्या जाएगा हमारा? लेंदी हो जाएगा प्रोग्राम, और रीड करने में फिर समस्या हो जाएगी। तो इससे ये सारी समस्या से का हल क्या है कि ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि सी लैंग्वेज के फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे। तो फंक्शन हमें क्या सुविधा प्रदान करता है कि हम कई सारे स्टेटमेंट्स को एक ग्रुप में रखकर एक बार उसे डिक्लेयर करें और डिफ़ाइन करें। हमें सिर्फ एक बार उसको डिक्लेयर करना है और डिफ़ाइन करना है, और उसके बाद जब भी हमें कोई उसकी ज़रूरत हो तो हम ज़रूरत पड़ने पर उसे कॉल कर सकें। हम जितनी बार ज़रूरत होगी उतनी बार हम उसे सिर्फ कॉल करेंगे, हमें उसको डिक्लेयर या डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। हमें क्या करना है? सिर्फ एक बार हमें उसको डिक्लेयर करना है, डिफ़ाइन करना है, और हम उसको कई, मतलब जब भी हमें ज़रूरत होगी तब हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये सुविधा हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है। अब फंक्शन का यूज़ क्या है? फंक्शन का यूज़ तो फंक्शन का यूज़ क्या है कि एक ही कोड को, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एक ही कोड को बार बार लिखने से बचने के लिए फंक्शंस लिखे जाते हैं। ठीक है। फंक्शन एक बार बनाने के बाद हम एक बनाने के बाद हम अपने प्रोग्राम में उसके नाम के द्वारा जितनी बार हमें ज़रूरत होगी उतनी बार हम उसको कॉल कर सकते हैं। मतलब एक बार आपने उसको डिक्लेयर कर लिया, डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है। तो जब भी हमें ज़रूरत होगी तब हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ उसको कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को। उसको रिपीटेडली कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फंक्शंस बनाकर हम हमारा जो कोड है वो छोटे छोटे सेक्शंस में, ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर कोई एरर आता है तो हमें डिबगिंग करना आसान हो जाता है। फंक्शन बनाने के लिए एक बहुत बड़े कोड को हम आसानी फंक्शंस बनाने के बाद एक बहुत बड़े कोड को हम आसानी से पढ़ सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, फंक्शंस छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। फंक्शंस क्या होता है कि छोटे छोटे हम ब्लॉक्स बनाते हैं और उन ब्लॉक्स को हम कॉल करते हैं। अब फंक्शन बनाने का सबसे क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या होता है कि जैसे कि हम लोग एक ही कोड को बार बार लिखने से बचने के लिए फंक्शंस बनाते हैं, तो वैसे ही अगर
एक ही कोड को हम बार बार नहीं लिख रहे हैं तो क्या होता है कि हम डुप्लिकेट जो कोड है वो हम नहीं लिख रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा, हमारे कोड का साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एक ही कोड को अगर हम बार बार लिखेंगे तो एक तो कोड का साइज़ बढ़ेगा, और वही कोड लिखने से क्या होता है कि मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारे प्रोग्राम में एरर आ सकेंगी। तो ये सारी फंक्शंस के थ्रू हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। एक ही कोड को बार बार लिखना ये हम अवॉइड कर सकते हैं। कोड की जो डुप्लिकेट कॉपी बनती है तो वो हम इससे बच सकते हैं फंक्शंस के यूज़ करके। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है। तो फंक्शंस के कितने प्रकार हैं? तो फंक्शन सी लैंग्वेज में जो है फंक्शंस के दो प्रकार है। पहला है प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, ये जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस है इनको प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहा जाता है, और जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हम लोग उनको नॉर्मली कहते हैं। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में जानते हैं पहले कि प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। कि ये फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पहले से हमारे जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ है उनमें ये इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिसको हमें सिर्फ डिक्लेरेशन करना होता है। जैसे कि हम लोग प्रिंटफ का यूज़ करते हैं, स्कैनफ का यूज़ करते हैं। अभी हमने strcat ये फंक्शंस देखा। तो ये सारे फंक्शंस कैसे हैं, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है। अब ये प्री डिफाइंड फंक्शंस कैसे हैं, तो जब भी हमें इनका यूज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं कि एक हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो हेडर फाइल को जैसे ही हम इंक्लूड करते हैं तो उस हेडर फाइल में इन फंक्शंस की डिक्लेरेशन ऑलरेडी मौजूद होती है। तो जब भी हम लोग इन फंक्शंस को कॉल करते हैं तो हेडर फाइल के थ्रू कंपाइलर को ये पता होता है कि इस फंक्शन का काम क्या है। तो एग्जैक्टली वही काम होता है उस फंक्शन के थ्रू। जैसे हमें प्रिंटफ स्कैनफ ये फंक्शंस यूज़ करने हैं तो हम क्या इंक्लूड करते हैं, stdio.h। ठीक है, clr scr यूज़ करना है, हमें get ch यूज़ करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, conio.h। ठीक है, अगर हमें कोई स्ट्रिंग का फंक्शंस यूज़ करना है तो हम लोग string.h ये फाइल इंक्लूड करते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ये, या फिर से समझाऊं? सर ये कोनियो वाला किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? हाँ सॉरी, सवाल फिर से पूछिए। कोनियो कोनियो। conio.h, देखिए conio.h जी। ये जो हेडर फाइल है, ये फाइल हम लोग clr scr मतलब क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच ये जो फंक्शंस है प्री डिफाइंड फंक्शंस, इन फंक्शंस के इस्तेमाल के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं। अब कई सारे ऐसे वर्जन्स होते हैं जो टर्बो सी के हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कई सारे ऐसे वर्जन्स होते हैं कि जिनमें हमें ये फ़ाइल इंक्लूड नहीं करनी पड़ती स्पेसिफिक इन दोनों फंक्शंस के लिए। और कई सारे ऐसे भी वर्जन्स हैं कि जहाँ पे ये फ़ाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। तो ये वर्जन्स पर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो clr scr और get ch ये जो फाइल है, ये जो फंक्शंस है, ये conio.h इस फाइल में हम लोग इसके लिए ये फाइल यूज़ करते हैं। clr scr का फुल फॉर्म क्या है? clr scr क्लियर स्क्रीन सर। क्लियर स्क्रीन। सर जी, ये क्लियर स्क्रीन हर जगह यूज़ करना नहीं ज़रूरी नहीं है। देखिए क्या होता है कि अगर आप स्क्रीन क्लियर नहीं करेंगी तो जो आपका कंसोल स्क्रीन पे जो प्रीवियस डेटा रहेगा वो ऑलरेडी वहाँ पर रहेगा। अगर आपको
मतलब कहते हैं ना कि क्लीन स्लेट चाहिए, तो आप क्लियर स्क्रीन कीजिए, तो आपका जो इसी प्रोग्राम का जो आउटपुट रहेगा, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, वो इसी प्रोग्राम के थ्रू आपको पता चलते जाएंगे वहीं पे। और अगर ऐसा नहीं है, आपको प्रीवियस स्क्रीन भी चाहिए, तो आप सीएलआर एससीआर मत दीजिए। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है प्रोग्रामर पर कि वो कैसा चाहता है आउटपुट। ठीक है। सर ये भी पूछना था कि जी जी सर जी। ये पूछना था कि सो बीच बीच में जब हम लोग जैसे बना रहे हैं, क्या? सर एक सेकेंड। जी जी सर जैसे हम पूछना चाह रहे थे, सो हम लोग जब ये बनाते हैं, कोई भी कोडिंग वोडिंग करते हैं, उसके जी। बीच में हम लोग क्लियर स्क्रीन यूज करते हैं, तो हाँ हाँ, उसका क्या बीच में करते हैं मतलब? मतलब कुछ लिख लिए सारे कोड वोड, फिर बीच में लिखते हैं क्लियर स्क्रीन। देखिए, क्लियर स्क्रीन से क्या होता है कि हमारा जो कोड है, कंसोल विंडो, वो कंसोल विंडो क्लियर होती है। हमारे पास कितने तरह के विंडो होती है, हम लोगों ने देखा था, एडिटर देखा था ना हमने। तो एडिटर में हमने कितने प्रकार के विंडोज़ देखी थी। तो मेनली क्या होता है कि 3 टाइप की विंडोज़ होती है। एक जो होती है वो ब्लू स्क्रीन होती है। सर लेकिन कभी कभी क्लियर स्क्रीन नहीं लेता है, मतलब उसके अलावा अगर क्लियर स्क्रीन नहीं डालते हैं तो बन जाता है, हाँ हाँ, लेकिन कभी कभी सर नहीं बनता। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लियर स्क्रीन हर जगह देना ही है, हर प्रोग्राम में देना ही है। ओके सर। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, ये तो सभी को पता है, ये सभी कर पाएंगे। इस प्रोग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर ये गेट वाला GTCH जो गेट है सी वो एच भी ना? हो। हाँ। हाँ, इस प्रोग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी कर पाएंगे प्रोग्राम। कोई ऐसा है कि जो ये प्रोग्राम करने में अभी तक उसने नहीं किया है ये प्रोग्राम, या नहीं आता, या एक्सप्लेन करने में समस्या होगी ये प्रोग्राम? ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रोग्राम के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी हमने यहाँ पे क्या देखा। तो सबसे पहले तो इस स्क्रीन को देखिए, ये जो ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है? एडिटिंग विंडो है ये, जहाँ पे आप आपका कोड एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुई? आपकी पहली स्क्रीन हुई, एडिटिंग स्क्रीन हुई, ये पहली स्क्रीन हुई। ठीक है, फिर अब जब आपने इसे कंपाइल किया, ठीक है, मान लीजिए कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है। ठीक है, तो जो ये मैसेज स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर नीचे, ये जहाँ पे आपको ये मैसेज दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग, तो ये क्या हुई? आपकी मैसेज स्क्रीन हुई, एरर डिस्प्ले करने के लिए। ये दूसरी विंडो है। ठीक, और फिर हम जब इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल किया हमने और फिर रन किया, रन करने के बाद हमें ये आउटपुट विंडो दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हुई आपकी थर्ड स्क्रीन, आउटपुट विंडो, आउटपुट स्क्रीन। तो मेनली हमारे पास कितनी स्क्रीन है? तो 3 स्क्रीन है, और भी कई सारी हैं, लेकिन हमें अभी उनके लिए कोई बॉदरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम
फ़िलहाल इतना ही ध्यान देते हैं कि हमारे पास अभी 3 स्क्रीन है, ठीक है। एक क्या है आपकी एडिटिंग स्क्रीन, दूसरी मैसेज स्क्रीन, और थर्ड वन इज़ आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट विंडो, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमने ये CLR SCR नहीं दिया, ठीक है, CLR SCR हमने नहीं दिया, हमने क्या किया, हटा दिया, इसे कंपाइल किया और रन किया। देखिए क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड 2 बार प्रिंट हुआ है। हमने कितनी बार प्रिंट किया है हमारे प्रोग्राम में, एक बार। एक बार। तो ये 2 बार कैसे आया यहाँ पर, पहले से भी होगा ना। तो ये जो पहले का जो आउटपुट था वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए ये 2 बार आया। अब इसे हमने फिर से कंपाइल किया, रन किया, ये 3 बार आ गया। कि अब क्या हो रहा है, ये पहले वाला आउटपुट जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये आता ही जा रहा है। जब तक हम उसे क्लियर नहीं करेंगे, कोई इंस्ट्रक्शंस हम बताएंगे नहीं कि हाँ पहले का क्लियर कर दो, फिर इसी प्रोग्राम का अभी करंट जो आउटपुट है वही बताओ हमें, तो अगर वो चाहिए हमें तो हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं और फिर हम उसको CLR SCR ये फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर अभी, यस सर। सर मेरा ये कहना था कि जी। कभी कभी वो लेता क्यों नहीं है क्लियर स्क्रीन पे, तब वो एरर क्यों बताने लगता है क्लियर हाँ स्क्रीन हाँ, को। तो जब एरर आता है क्लियर स्क्रीन के लिए CLR SCR, जब हम एरर यहाँ पे आता है आपको, तो उस वक्त क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये वर्जन्स का डिफरेंस होता है। आपके पास जो एडिटर है तो वो हो सकता है पुराना एडिटर हो, ठीक है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए आपको, दूसरी फाइल इंक्लूड करनी चाहिए, #include conio.h। ये फाइल आप इंक्लूड करेंगी तो आपका क्लियर स्क्रीन और गेट ch को जो एरर आ रहा है वो एरर सॉल्व हो जाएगा। नहीं सर, ये नए वाले वर्जन में भी हो रहा है। कोई बात नहीं यस ना, सर। सर आपने जो बताया था उसमें। कोई बात नहीं, आप ये फाइल इंक्लूड कीजिए, वो सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, ओके सर। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे फंक्शंस की, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो राउंड पैरेंथेसिस है ये इंडिकेट करते हैं फंक्शंस के लिए, ये यूज़ होते हैं फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि CLR SCR क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो CLR SCR, ठीक है, स्क्रीन क्लियर हुई, printf get ch और ये प्रिंट हो गया। तो जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक। अभी हम लोगों ने देखा कि प्री डिफाइंड फंक्शंस हम लोगों ने देखे कि फंक्शंस के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो ये जो है CLR SCR ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड क्यों है, क्योंकि इसकी जो डिक्लेरेशन है, इसका जो डेफिनेशन है फंक्शन का, ये पहले से कंपाइलर को पता है। और ये सारी कोडिंग, ये जो सारा कोड है ये किस फाइल में है, तो ये इस conio.h फाइल में है। इस वजह से हमें ये फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। तो जिस वर्जन्स में ये conio.h फाइल इंक्लूड नहीं करने पर हमें एरर आता है, तो वहाँ पे ये फाइल इंक्लूड करेंगे तो आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि printf करने के लिए, printf फंक्शन क्या है, printf भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है।
प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड क्यों है, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रिंटफ का सिर्फ कॉल करते हैं यहाँ पर, उसको सिर्फ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं और हमने यहाँ से उसको कॉल किया। तो इस प्रिंटफ की डेफिनेशन कहाँ पर है, तो इस प्रिंटफ फंक्शन की डेफिनेशन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर इस फाइल में इसकी डेफिनेशन है। इस वजह से ये जब भी हम ये प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं तो इस फाइल में डेफिनेशन होने के कारण हम हमारा जो आउटपुट है वो कंसोल स्क्रीन पर देख पाते हैं। ठीक है। गेट सी एच क्या है, गेट सी एच क्या करता है कि आपके आउटपुट स्क्रीन को, जो भी आपकी कंसोल स्क्रीन है, उस स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक कोई आप एक कैरेक्टर ना इनपुट करे। कीबोर्ड के थ्रू जब तक कोई आप एक कैरेक्टर इनपुट नहीं करते तब तक वो स्क्रीन होल्ड करके रखता है। ठीक है। गेट सी एच का मीनिंग क्या है, गेट कैरेक्टर। वो एक कैरेक्टर गेट करने के लिए आपका वेट करता है। जब तक कोई कीबोर्ड से आप कोई की प्रेस नहीं करते तब तक वो आपका आउटपुट विंडो होल्ड करके रखता है। ठीक है। अभी ये प्री डिफाइंड फंक्शन, जी सर। सर समझ गए। ठीक है, ओके ग्रेट। तो अब आते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पे। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं कि ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइन नहीं होते, जिनको जो प्रोग्रामर होता है वो खुद से डिफाइन करता है या किसी दूसरे प्रोग्रामर ने बनाए हुए फंक्शन को वो उसे यूज़ करता है। ठीक है। उन फंक्शंस को कहा जाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो कैसा है, ये देखिए। सबसे पहले तो यहाँ होगा रिटर्न टाइप, कि यहाँ पर पता चलेगा कि क्या होगा रिटर्न टाइप। फिर आएगा फंक्शन का नाम, फंक्शन क्या आर्गुमेंट लेता है, कितने पैरामीटर लेता है ये। फिर आएगी फंक्शन की बॉडी। ठीक है। तो ये देखिए क्या है, ये रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, इनको हम देखते हैं अभी ये क्या है। ठीक है। अभी जैसे कि आप देखा रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, बॉडी ऑफ फंक्शन, ऐसे जो शब्द है, तो ये सब मिलाकर हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। हर एक फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। हर एक फंक्शन की मतलब कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं, उस फंक्शन की बॉडी होती है। ठीक है। हम फंक्शन क्यों लिखते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सके, एक कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म हो, उस वजह से हम फंक्शन लिखते हैं। ठीक है। तो अब जानते हैं कि रिटर्न टाइप क्या होता है। जब हम फंक्शंस का उपयोग करते हैं ना, तो जो सबसे पहले लिखते हैं वो क्या होता है, रिटर्न टाइप। जब भी फंक्शन कोई एग्जीक्यूट होता है, मान लीजिए कि एक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और उसके एग्जीक्यूशन पूरा होने के बाद एक फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वो जो वैल्यू रिटर्न करता है वो किस डेटा टाइप की वैल्यू है, वो डेटा टाइप उस फंक्शन का रिटर्न टाइप कहलाएगा। ठीक है। अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो उस जगह हम वॉइड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी देखा था ना हमने, वॉइड मेन फंक्शन के पहले हम लोगों ने वॉइड लिखा था। तब हमने कंपाइलर को स्पेसिफिकली ये बताया था कि ये जो मेन फंक्शन है, ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता तो हम उसकी जगह उस जो पर्टिकुलर वैल्यू है उस वैल्यू का डेटा टाइप लिखते। ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है। अब देखिए हमने एक यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है,
ठीक है, कि हेलो नाम का एक फंक्शन लिखा है हमने और वो क्या करता है, हेलो सी ये स्टेटमेंट प्रिंट करता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, कंपाइलर को ये बताया कि ये जो हेलो नाम का फंक्शन है ये रिटर्न क्या करेगा, कुछ नहीं, वॉइड कीवर्ड के साथ हमने कंपाइलर को ये बता दिया यहाँ पर कि ये हेलो नाम का एक फंक्शन है जो रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो कैसे रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा इंटीजर गेट नाम का एक फंक्शन लिखा हमने, और हमने यहाँ पर कंपाइलर को क्या बताया कि ये जो गेट नाम का फंक्शन है ये किस डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर हमारा ये सारा प्रोग्राम फंक्शन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ उसके सब बहुत सारे स्टेटमेंट्स हुए और आखिरी में ये रिटर्न क्या करेगा, देखिए ये किस डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, हमने बताया कंपाइलर को, तो ये बताएगा रिटर्न एक इंटीजर वैल्यू। तो जैसे ही हम यहाँ से लिखेंगे रिटर्न 10, तो ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न जाएगा जहाँ से इसको कॉल आया, हमने जहाँ पे कॉल किया था ये वहाँ पे वापस जाएगा और ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये। हेलो, सर एक बार बता। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं फंक्शंस, हम लोग रिटर्न टाइप से शुरू करते हैं। रिटर्न टाइप क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा अगर कोई फंक्शन है और वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, देखिए एक हमारा फंक्शन है, हमने लिखा void main। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग लिखते हैं void main, तो कंपाइलर को ये बात क्लियर हो जाती है कि मेन नाम का जो फंक्शन है वो एक फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये रिटर्न क्या करता है, void नथिंग, मेन जो फंक्शन है वो कुछ नहीं रिटर्न करेगा। ये बात कंपाइलर को पता चल गई। ठीक है, अब अगर हम लोग ऐसा कोई फंक्शंस लिखते हैं कि जो कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, तो मान लीजिए हमने ऐसा लिखा कि इंटीजर, हमने कहा सम, हमने एक सम नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, और कंपाइलर को क्या पता चला कि सम नाम का एक फंक्शन है और वो रिटर्न क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब हम इसकी फंक्शन की बॉडी लिखेंगे तो पहले तो ये सारे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, जो भी हमें परफॉर्म करना है, टास्क परफॉर्म करना है, और उसके बाद आखिर में क्या करेंगे हम यहाँ पर रिटर्न एक कोई इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, मान लीजिए 0। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू रिटर्न क्यों हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया है कंपाइलर को कि ये जो सम नाम का फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप क्या है, एक इंटीजर है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, एक इंटीजर रिटर्न टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल या एक इंटीजर डेटा टाइप की एक वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो उस वजह से फंक्शन के आखिरी में हमने लिखा रिटर्न एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, जब हम फंक्शन के आखिरी में ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये सबसे लास्ट स्टेटमेंट होता है उस फंक्शन के लिए। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद इसके आखिरी ये होने के बाद हम कोई भी दूसरा स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हमें ये पर्टिकुलर फंक्शन क्लोज करना होता है। ये सबसे लास्ट स्टेटमेंट होता है अगर कोई हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो। और ये जो डेटा टाइप है ये कोई भी हो सकता है,
इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है, डबल हो सकता है। तो ये जो डेटा टाइप है ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से जो रिटर्न होगा वही यहाँ पे उसका डेटा टाइप ज़रूरी है। अगर हम लोग यहाँ पे इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं तो इसका डेटा टाइप भी इंटीजर ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे फ्लोट रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे भी फ्लोट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पे डबल लिख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं या कैरेक्टर रिटर्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमें एरर शो होगा। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम है इसमें रिटर्न टाइप में? फिर से एक्सप्लेन करना है? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो ये एक हमारा हेलो नाम का एक फंक्शन था और यहाँ पे हमने लिखा वॉइड। तो कंपाइलर को ये बात पता चल गई कि एक हेलो नाम का फंक्शन है जो रिटर्न क्या करेगा, वॉइड। वॉइड मीन्स नथिंग, कुछ नहीं रिटर्न करेगा ये फंक्शन। तो इस वजह से यहाँ पे रिटर्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने हमारा स्टेटमेंट में क्या फंक्शन की बॉडी में क्या लिखा हमने कि प्रिंटफ हेलो सी। तो प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है ना? अभी हमने देखा था प्रिंटफ क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर जो भी आर्गुमेंट्स है वो प्रिंट करने का काम करेगा। तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने देखा ये इंटीजर गेट, ये फंक्शन देखा। गेट नाम का एक फंक्शन है जो रिटर्न क्या करता है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से ये शुरू हुआ स्टेटमेंट, सॉरी फंक्शन, और यहाँ पर उसकी फंक्शन की बॉडी ख़त्म हुई। तो इसके बीच में जब भी ये गेट नाम का फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। लेकिन ये क्या करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करते वक्त हमें ये पर्टिकुलरली लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर टाइप वैल्यू। अब जब हमने यहाँ पे रिटर्न लिख लिया तो उसके बाद यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, यही सबसे आखिरी स्टेटमेंट होगा। इसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं लेकिन इसके बाद नहीं लिख सकते कोई स्टेटमेंट। जैसे ही हम लोग रिटर्न लिखते हैं तो रिटर्न टाइप कोई भी हो, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, कोई भी रिटर्न टाइप हो, लेकिन उसके बाद हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। ये हमारे फंक्शन का आखिरी स्टेटमेंट होना चाहिए हमेशा। ठीक है, फिर हमने देखा था कि फंक्शन का नाम, अब फंक्शन का नाम एक आइडेंटिफायर है जो उस फंक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। हम हमारे प्रोग्राम में एक ही नाम के दो फंक्शन उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि सेम अगर हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं सेम नाम का तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि किस फंक्शन को कॉल करना है। अब हमें अगर उसी फंक्शन को कॉल करना है, मतलब नाम अगर सेम ही रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके आर्गुमेंट्स चेंज कर सकते हैं या तो उसके जो रिटर्न टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है कि हम लोग हमारे प्रोग्राम में एक ही नाम के दो फंक्शंस यूज़ करें। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। फंक्शन का नाम जो होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, सेकंड थिंग। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हम लोग ये फंक्शन क्यों लिख रहे हैं। अब हम लोग एडिशन करना चाहते हैं और हमने जो हमारा फंक्शन है उसका नाम लिखा डिवीज़न। तो अगर मैं कहूँगा आपसे एक हमारे पास डिवीज़न नाम का एक फ़ंक्शन है या मल्टीप्लिकेशन नाम का एक फ़ंक्शन है, तो वो फंक्शन क्या करता है, दो नंबर की एडिशन करता है। तो ये कंफ्यूजिंग है ना हमें समझने के लिए कि मल्टीपल नाम का एक फ़ंक्शन दो नंबर की एडिशन करता है। तो इस वजह से
जब भी हम हमारे फंक्शन को कोई नाम देंगे तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि हम उस फंक्शन के लिखने का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ स्पेसिफिक कर पाए उस फंक्शन के नाम के थ्रू। ठीक है, ये क्लियर है ये? जी सर। ठीक है। फिर हमने देखा था कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। जैसा हमने फंक्शन का नाम देखा, उसके बाद होते हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स। ठीक है। अब फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं कि फंक्शन के पैरेंथेसिस में हम वेरिएबल के नाम के साथ उनके डेटा टाइप भी लिखते हैं, तो ये कहलाते हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स। अब अगर हम पैरेंथेसिस में कुछ लिखते हैं या नहीं लिखते, तो इससे वो जो फंक्शन है उसका बिहेवियर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि हमारे पास अभी ये एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या कहेंगे कि एक सम नाम का एक हमारे पास एक फंक्शन है जो इंटीजर के दो आर्गुमेंट्स लेता है, ये हम कहेंगे। वैसे ही हमारे पास एक हेलो नाम का एक फंक्शन था जिसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं थे, ज़ीरो आर्गुमेंट्स थे इसके अंदर, गेट में भी ज़ीरो आर्गुमेंट्स थे। लेकिन अब देखिए एडिशन के अंदर क्या है, हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं, सम के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं। अब ये जो दो आर्गुमेंट्स हैं, ये दो आर्गुमेंट किस डेटा टाइप के हैं, तो पहला आर्गुमेंट इंटीजर डेटा टाइप का है और दूसरा आर्गुमेंट भी इंटीजर डेटा टाइप का है। तो आर्गुमेंट्स क्या होते हैं कि आर्गुमेंट्स जो होते हैं ये फंक्शंस के अंदर जो पैरेंथेसिस होते हैं इनके अंदर पास की हुई वैल्यूज़ होती हैं जो हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। उनके डेटा टाइप के साथ जो हम वेरिएबल के नाम देते हैं ये होते हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स। ठीक है, ठीक। तो अब बॉडी ऑफ द फंक्शन क्या होता है कि बॉडी ऑफ द फंक्शन मीन्स ये देखिए, ये यहाँ से ये जो कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ यहाँ से और ये यहाँ तक ख़त्म हुआ, तो इसके बीच में जितने सारे स्टेटमेंट्स होते हैं वो होते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। इस पर्टिकुलर सम फंक्शन की ये जो है ये बॉडी है, ये कहलाएगी बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या लिखा, हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्या है, एक हेडर फाइल है। ठीक है, ये क्या है, एक हेडर फाइल है। हमने ये हेडर फाइल क्यों इंक्लूड की, ताकि जब भी हम printf और scanf ये फंक्शंस यूज़ करेंगे तो हमें कंपाइलर को ये बताना नहीं पड़ेगा कि इन फंक्शंस के थ्रू हमें क्या करवाना है। तो printf और scanf फंक्शन की डेफिनेशन प्रीडिफाइन इस stdio.h फाइल में मौजूद है। तो जब भी हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे तो कंपाइलर को पता होगा कि इस फाइल में इनकी डेफिनेशन है, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, इस वजह से हमने ये stdio.h फंक्शन को इंक्लूड किया है, मेथड फाइल को, हेडर फाइल को हमने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, इंटीजर एडिशन, और फिर ये एक नंबर 1 और इंटीजर नंबर 2, ऐसे दो फंक्शन हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया। एक फंक्शन डिक्लेयर किया है हमने यहाँ पर, कंपाइलर को बता दिया कि ये जो एक एडिशन नाम का एक फंक्शन है जो रिटर्न इंटीजर वैल्यू करता है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसके फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होंगे, दो फंक्शन आर्गुमेंट्स है इसके, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, इंटीजर और इंटीजर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, दो इंटीजर आर्गुमेंट्स हैं। यहाँ तक क्लियर है ये? कोई प्रॉब्लम है यहाँ? नहीं। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो रिटर्न क्या करता था, कुछ नहीं रिटर्न करता था। हम लोगों ने अभी तक यही देखा कि हम लोग जब भी लिखते थे हमारे प्रोग्राम में, हम लोग क्या लिखते थे, वॉइड मेन।
लेकिन हम लोग इस तरीके से भी हमारे प्रोग्राम को लिख सकते हैं कि इंटीजर मेन। अब ये जो मेन फंक्शन है ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है, डबल नहीं, सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। और अगर हम लोग इसे इंटीजर वैल्यू मतलब हम ऐसा नहीं लिखना चाहते, इंटीजर मेन नहीं लिखना चाहते, तो हम लिख सकते हैं वॉइड मेन, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा, 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा है वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हमने, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3। तो 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए। फिर हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट के ज़रिए हमने क्या कहा, एंटर नंबर 1। स्कैनएफ के थ्रू हमने नंबर 1 जो वेरिएबल है उसके कीबोर्ड के थ्रू हमने एक वैल्यू इनपुट ले ली स्कैनएफ के थ्रू। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा उसके बाद वाला कि हमने कहा एंटर नंबर 2, ठीक है। अब ये जो नंबर 2 है ये प्रिंट होगा। फिर हमने कहा स्कैनएफ के थ्रू कि दूसरे नंबर के लिए एक वैल्यू इनपुट लीजिए कीबोर्ड से, तो और उस वैल्यू को वेरिएबल 2 के अंदर सेव कीजिए। तो अभी हमारे पास वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के अंदर जो 2 वैल्यू हमने कीबोर्ड से दी है वो वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है। फिर हमने जो वेरिएबल 3 है इस वेरिएबल 3 को यहाँ पे लिखा इक्वल टू, फिर हमने लिखा एडिशन और हमने उसको पास कर दिए 2 इंटीजर आर्गुमेंट्स। ये हमने लिखा था ना इंटीजर num1 कॉमा इंटीजर num2, तो ये क्या हुए 2 इंटीजर वैल्यू लेता था ये फंक्शन। तो उसी तरीके से हमने इसे 2 इंटीजर वैल्यू पास कर दी। वेरिएबल 1 का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। वेरिएबल 2 का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो ये दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हुए, तो हमने उसे एडिशन फंक्शन को कॉल कर दिया, पास कर दिया आर्गुमेंट के साथ, और हमने ब्रैकेट कंप्लीट करके फंक्शन कॉल किया। अब ये स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पर, तो क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी। तो राइट हैंड साइड कौन सी है, ये है राइट हैंड साइड एडिशन। तो जैसे ही ये एडिशन फंक्शन कॉल होगा तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, ये यहाँ फंक्शन डेफिनेशन पे, ठीक है। अब ये फंक्शन डेफिनेशन पे आया क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ मिला उसे एडिशन। वेरिएबल 1 की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल 1 में हमने मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया है 10, वेरिएबल 2 में हमने दिया है 20, ठीक है। तो ये जो 10 है वेरिएबल 1 की वैल्यू ये कलेक्ट होगी num1 के अंदर। मैं फिर से बताता हूँ, ये जो वेरिएबल 1 की वैल्यू है ये कलेक्ट होगी num1 के अंदर, और वेरिएबल 2 की वैल्यू कहाँ कलेक्ट होगी, num2 के अंदर। तो अभी num1 के अंदर कौन सी वैल्यू है जो कि वेरिएबल 1 की है, वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या है 10, 10, और वेरिएबल 2 की वैल्यू क्या है 20। तो num1 की वैल्यू क्या हुई 10 और num2 की वैल्यू क्या हुई 20, ठीक है। अब हम इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन की बॉडी को देखते हैं, जो एडिशन फंक्शन है हमारा, इस एडिशन फंक्शन की बॉडी को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, एक इंटीजर वैल्यू हमने डिक्लेयर किया है सम नाम का, ठीक है। अब ये जो सम नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो सम इज़ इक्वल टू num1 प्लस num2, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, तो क्या होगा राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी। राइट हैंड साइड कौन सी है, ये है राइट हैंड साइड num1 प्लस num2, तो ये num1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, और num2 की वैल्यू क्या है 20, तो इन दोनों की क्या होगी
एडिशन, एडिशन। और जो एडिशन है वो कहाँ कलेक्ट होगी, सम के अंदर। तो अभी सम की वैल्यू क्या है, 30। ठीक है, सम की वैल्यू क्या है, 30। अब ये जो 30 है ये किस डेटा टाइप का में आता है, इंटीजर डेटा टाइप में आएगा। ये 30 डिजिट है ये, इंटीजर। ठीक है ना। तो हम लोग क्या बता रहे हैं, कंपाइलर को हमने क्या बताया था कि ये एडिशन फंक्शन जो है ये क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर वैल्यू। तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न सम। ये जो सम है ये रिटर्न कर दिया हमने। सम के अंदर कौन सी वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना। सम के अंदर कौन सी वैल्यू है, 30। 30 कौन सी वैल्यू है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया सम। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रिटर्न किया तो ये जो फंक्शन कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था ना फंक्शन, यहाँ से कॉल हुआ था ये फंक्शन, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड से कॉल हुआ था ये फंक्शन। तो राइट हैंड साइड तो पूरी कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया अभी राइट हैंड साइड का। तो इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट कहाँ जाएगा, असाइन होगा वेरिएबल 3 को। ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर कंप्लीट होके ये असाइन होगी वैल्यू वेरिएबल 3 को, ठीक है। तो सम की वैल्यू क्या है, वो वेरिएबल 3 को असाइन हो जाएगी। तो अभी सम में कौन सी वैल्यू थी, 30। तो जब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे सम इज़ वेरिएबल 3, तो वेरिएबल 3 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी हमारी, 30। ये सारा हो गया स्टेटमेंट। फिर हमने कहा था कि ये जो हमारा मेन फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न 0 और हमने हमारा मेन फंक्शन क्लोज कर दिया, ठीक है। प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम, हम लोग इसे जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। रिटर्न 0 कहा है सर? देखिए हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया था कंपाइलर को कि ये जो मेन फंक्शन है ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, अच्छा। ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे बताया है कंपाइलर को कि ये रिटर्न वैल्यू करेगा, तो कंपाइलर क्या चेक करेगा इस मेन फंक्शन के आखिरी में कि क्या कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न की है क्या। ज़रूरी नहीं कि हम लोग 0 ही रिटर्न करें, आप लोग कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, 100, 1000 या -1, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं जो कि इंटीजर हो, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम, नहीं सर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज रुकते हैं यहीं, क्योंकि क्या है कि अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और अभी हमें सर समझ, वो लिंक सॉरी, आपने वो लिंक भेजी है उसमें ये वो होगा ना सर? जी बिल्कुल होंगे, ट्राई करके देखूंगा सर। जी बिल्कुल। आप ये प्रोग्राम आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, ठीक है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग रुकते हैं यहीं, थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक है।